नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। मैं हूं पुनीत पाठक और सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से दिखाते हैं। एक सबसे अहम खबर, यूके में इस वक्त कोरोना के नए स्ट्रेन को देखा जा रहा है और यूके से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों को माना एयरपोर्ट पर अपनी कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के संक्रमण को लेकर राज्य सरकार ने इसको लेकर एक दिशा निर्देश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से आने वाले यात्री एयरपोर्ट पर RT-PCR की रिपोर्ट बताएं जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर टेस्ट के बाद आई हो। यदि रिपोर्ट पॉजिटिव है तो 14 दिन तक होम आइसोलेशन में रखा जाए, हर दिन फॉलोअप लिया जाए। इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के लिए जिले के अधिकारियों को नियुक्त किया जाए। और विनय वर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विनय, यूके में एक नया स्ट्रेन पाया गया कोरोना का और उसको लेकर सारे देश में अलर्ट है। देश के एयरपोर्ट पर आते ही चेक कराना पड़ेगा। यहां रिपोर्ट को लेकर एक निर्देश आया, बताएं। देखिए, कोरोना का वायरस जैसे ही संक्रमण अधिक बढ़ता है तो जैसे बॉडी में जो एंटीबॉडी है वो बन जाती है। कोरोना का जो वायरस है जो वो कमज़ोर पड़ने लगता है, जिसके बाद से वो अपना स्वरूप बदलता है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अगर ऐसा जैसे संक्रमण कम हो जाता है तो वो स्वरूप बदलता है ताकि अधिक से अधिक लोगों को संक्रमित कर सके। नया जो वायरस जो स्वरूप है आया है सामने, उसमें अधिक से अधिक लोगों को पहले की तुलना में अधिक ताकतवर हुआ है और अधिक लोगों को संक्रमित कर रहा है वो वायरस। हालांकि उससे जो मौत की संख्या है वो भले कम रहेगी और जो गंभीर स्थिति है वो भले कम रहेगी, लेकिन अधिक से अधिक लोग संक्रमित होंगे। इसको लेकर के जो पूरे विश्व भर में अलर्ट जारी है। कई जो देश हैं वो उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, उनकी रात को लॉकडाउन रहेगा। भारत में भी ऐसा शुरू करने की इसको लेकर के कवायद चल रही है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति जारी की गई है वो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पहल करते हुए कहा गया है कि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय यूके से लोग आए तो अंतर्राष्ट्रीय जो भारत के जो हवाई अड्डे हैं वहाँ पर जो जांच हो रही है उसकी रिपोर्ट माना एयरपोर्ट पर दिखाना होगा। अगर पॉजिटिव रिपोर्ट अगर होगी उनकी तो वो उन्हें हॉस्पिटल या जो कोविड सेंटर है वहाँ एडमिट किया जाए। अगर उनकी रिपोर्ट वो निगेटिव आती है तो उन्हें 14 दिन उसके बावजूद भी उन्हें अपने जो होम आइसोलेशन वहाँ पर रहना पड़ेगा। और जिला जो प्रशासन है उन्हें ये निर्देशित किया गया कि जिला कलेक्टर्स को कि वहाँ पर एक टीम बनाए, गठित करें और ऐसे लोगों की प्रॉपर मॉनिटरिंग करें, ताकि पहले जैसा हुआ था कि वहाँ पर मॉनिटरिंग के कारण से ऐसी कुछ कमियां आई थी, सामने गड़बड़ियां सामने आई थी। इस बार ऐसी किसी तरह से जो लापरवाही वो न बरती जाए और लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जाए। इधर विशेषज्ञों से भी हमने चर्चा की है तो उन्होंने कहा है कि अगर लगातार जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो SOP है उसका पालन करके ही से बचा जा सकता है। अगर अधिक से अधिक लोग फिर से संक्रमित होते हैं तो वायरस फिर से अपना स्वरूप बदलेगा और संभावित रूप से जो कोरोना की वैक्सीन आ रही है उस पर भी इसका असर पड़ सकता है। हो सकता है कि वो पहले की तुलना में इतना कारगर न रहे वैक्सीन, लेकिन फिलहाल जो विनय, बड़ी बात जो आप भी कह रहे हैं कि यहाँ अब की बार पहले से ज्यादा अलर्टनेस है। पिछली बार चूक की बड़ी वजह थी कि कौन विदेश में कहां किस देश से आ रहा है इसकी जानकारी नहीं थी। क्या अब की बार यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ने व्यवस्था की है कि यूके से आने वाले लोग अगर छत्तीसगढ़ तक आते हैं तो उसका अलर्ट वहां से ही मिल जाए कि ये लोग आ रहे हैं वहां से, या यहाँ से कोई ऐसी व्यवस्था की गई कि पता चले यूके से कौन सफर करता हुआ छत्तीसगढ़ आ रहा है? देखिए, जब भी लोग बाहर से आएंगे तो उनका जो पासपोर्ट है उस पर वहाँ पे पूरी जानकारी रहती है कि वो व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, किस देश से आ रहा है, तो वहाँ पर उसे पकड़ा जा सकेगा। इधर जो राज्य सरकार है उन्होंने भी केंद्र सरकार से ये कहा है कि अगर जिससे लोग बाहर से आ रहे हैं तो उसकी पूरे सभी जिन राज्यों से आ रहे हैं, जिन देशों से आ रहे हैं, उनकी सभी जानकारी हमें यहाँ भेजी जाए ताकि हम उस आधार पर व्यवस्था बना सकें। फिलहाल अभी जो इस तरह की कोई मुहर के हिसाब से ही उनकी जांच होगी कि किस देश से आ रहा है, किस राज्य से आ रहा है, उसके आधार पर उनकी जांच की जाएगी और इसकी कड़ाई से पालन करिए। एक और व्यवस्था बनाएगी कि अन्य अगर कोई रास्ते से आता है तो उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है कि अगर हो सकता है कि वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतर जाए और बाय रोड आने की जो कोशिश करे तो उस दौरान क्या व्यवस्थाएं होंगी, इन सभी के बारे में जो सामान्य प्रशासन विभाग है वो मंथन कर रहा है। लेकिन फिलहाल एयरपोर्ट को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया कि वहां पर आने के बाद में उन्हें अपना कोरोना का निगेटिव या चलिए तो कोरोना टेस्ट
आना होगा और कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट यहाँ दिखानी होगी और इस मुताबिक निर्देश हैं। पहले से अलर्टनेस बेहतर है बजाय इसके कि बाद में इस पर कोई स्प्रेड देखने पर पछतावा हो। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में आज 1380 कोरोना पॉजिटिव मिले। प्रदेश में 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 1399 मरीज डिस्चार्ज किए गए। एक्टिव मरीजों की संख्या 15,879 है। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,212 मरीजों की मृत्यु हुई है। कुल मिलाकर 2,69,857 संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 2,50,766 ठीक हुए हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा, दिवंगत मोतीलाल वोरा पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। खबरें इससे जुड़ी हुई। कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा दुर्ग में शिवनाथ नदी के तट पर बने मुक्तिधाम में पंचतत्व में विलीन हो गए। बड़े बेटे अरविंद वोरा ने मुखाग्नि दी। कांग्रेस, बीजेपी, तमाम दलों के दिग्गज नेताओं ने अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई दी। जन सैलाब भी उमड़ा। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा पंचतत्व में विलीन हो गए। मोतीलाल वोरा के निधन के साथ ही छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक युग का अंत हुआ। दुर्ग के शिवनाथ नदी मुक्तिधाम पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़े बेटे अरविंद वोरा ने उन्हें मुखाग्नि दी। दिवंगत मोतीलाल वोरा को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। एक दिन पहले ही मोतीलाल वोरा ने अपना 93वां जन्मदिन मनाया था। दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। भले ही वो हमारे बीच अब ना हो, लेकिन सियासत के मोती का, पत्रकारिता से राजनीति तक का सफर हमेशा लोगों को उनकी याद दिलाता रहेगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। केवल कांग्रेस ने अपना नेता नहीं खोया, छत्तीसगढ़ ने अपना नेता नहीं खोया। देश ने कर्मठ राजनेता और समाज सेवी को खोया है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। कांग्रेस जनों के लिए मोतीलाल वोरा जी का जाना बहुत बड़ी दुखद घटना है। वो सबके गार्जियन थे। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मोतीलाल वोरा के निधन पर गहरा दुख जताया। इससे पहले दिल्ली स्थित निवास पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि दी। मोतीलाल वोरा लंबे समय तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। वोरा ने गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ काम किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं राजीव भवन में उनके अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा गया, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम मंत्री, नेता, विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश में भी कैबिनेट ने मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि दी। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मोक्ष दे और उनके परिवार को इस दुखद समय में दुख सहन करने की क्षमता दे। वोरा जी की आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। साथ ही उनके शोकाकुल परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। निश्चित रूप से उनका जाना बेहद हम सब के लिए बहुत क्षति है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ये निश्चित रूप से न केवल कांग्रेस के लिए क्षति है, बल्कि हमारे पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए क्षति है। आज महसूस हो रहा है कि हम सबके अभिभावक, पिता तुल्य व्यक्ति का न रहना निश्चित रूप से पूरे देश की और छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी और व्यक्तिगत मुझे लगता है कि हम सबकी क्षति हुई है। मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।
मोतीलाल वोरा के निधन पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। 23 दिसंबर तक सरकारी भवनों के राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। कोई सरकारी या मनोरंजक कार्यक्रम भी नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मोतीलाल वोरा का पत्रकार से मुख्यमंत्री बनने तक का सियासी सफर बड़ा दिलचस्प रहा। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और 93 साल की उम्र तक राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहना सबके लिए मिसाल है। कांग्रेस पार्टी में उन्होंने 2 दशक तक कोषाध्यक्ष का पद संभाला। कई अहम जिम्मेदारी वाले पदों पर रहे। लोगों का प्यार बाबूजी के प्रति लगातार साल दर साल बढ़ता गया। कांग्रेस ने खो दिया अपना अनमोल मोती। पंचतत्व में विलीन हो गए बाबूजी। पत्रकारिता से शुरू राजनीति का सफर थम गया। एक लंबी सियासी पारी खेलने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। 2 दिन पहले तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। 93 साल के मोतीलाल वोरा अपने आखिरी 10 सालों में भी एक्टिव रहे। कांग्रेस पार्टी में उन्होंने 2 दशक तक कोषाध्यक्ष रहने के अलावा अहम जिम्मेदारी निभाई। मोतीलाल वोरा को लोग प्यार से बाबूजी भी बुलाते थे। मोतीलाल वोरा पत्रकारिता से सियासत में आए थे। उन्होंने कई अखबारों में काम किया था। यही वजह है पत्रकारों के बीच वो बेहद लोकप्रिय थे और न कभी भी किसी विवाद में उनका नाम आया। कई सालों तक पत्रकारिता के क्षेत्र में हाथ आजमाने के बाद मोतीलाल वोरा ने 1968 में राजनीति में एंट्री की। 1970 में मध्य प्रदेश विधानसभा से चुनाव जीता और राज्य सड़क परिवहन निगम के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। 1977 और 1980 में दोबारा विधानसभा में चुने गए और उन्हें 1980 में अर्जुन सिंह मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाली। मोतीलाल वोरा 1983 में कैबिनेट मंत्री बने और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त हुए। मार्च 1985 से फरवरी 1988 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा केंद्र सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री के पद पर आसीन रहे। 1993 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के गवर्नर के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी और 3 साल तक वहां राज्यपाल रहे। उनके कार्यकाल में ही यूपी गेस्ट हाउस कांड हुआ था। मोतीलाल वोरा ने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के संगठन में काम किया। वो गांधी परिवार के वफादार माने जाते थे। वोरा कांग्रेस की राजनीति के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ काम किया है। खास तौर पर सोनिया गांधी के काफी करीबी थे। जाते जाते आपको अविभाजित मध्य प्रदेश की सियासत की एक तस्वीर के साथ छोड़ जाते हैं जिसमें बाबूजी की राजनीतिक कद का पता चलता है। इस तस्वीर में मोतीलाल वोरा के साथ ही श्यामा चरण शुक्ल, दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह और कमलनाथ भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया जो फर्जी वेबसाइट बनाकर गूगल में फर्जी तरीके से फिट कर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। पुलिस के साइबर सेल ने बिहार के कई जिलों में 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक अपनी पहचान छिपाते हुए कैंप किया और इसके बाद गैंग से जुड़ी महिला, एक नाबालिग समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इनको रायपुर लाया गया। PHQ से मिली जानकारी के मुताबिक ये शातिर गिरोह बिहार के नवादा और नालंदा जिले में अलग अलग गांव में रहकर कई बड़ी कंपनियों की फर्जी वेबसाइट बना रहे और गूगल में इसे फिट किया करते थे। सर्च करने पर फर्जी वेबसाइट सबसे ऊपर आती थी। वेबसाइट पर दिए नंबर्स पर पूरे डिटेल देकर करीब 10,000 लोगों को ठगी का शिकार ये बना चुके हैं। नया रायपुर स्थित साइबर थाने में पिछले दिनों मुंगेली के राजकुमार यादव ने शिकायत की थी कि उसके साथ बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के नाम पर फर्जी वेबसाइट के जरिए 1,16,000 रुपए की ठगी हुई, जिस पर मामला दर्ज करने के बाद साइबर सेल की 9 सदस्यीय टीम बिहार भेजी गई। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उनका गिरोह लोगों से ऑनलाइन ठगी के लिए सिंडिकेट के तौर पर काम करता है। फिलहाल आने वाले दिनों में कई राज्यों में पुलिस मिलकर छत्तीसगढ़ आ सकती है और आरोपियों से पूछताछ कर सकती है।
19 साल बाद भी जगदलपुर शहर का मास्टर प्लान अमल में नहीं आ पाया। साल 2001 में बनाए गए मास्टर प्लान के मुताबिक 44 सड़कों का चौड़ीकरण होना था, लेकिन नगर निगम की लेट लतीफी और लापरवाही के चलते 19 साल बाद भी महज एक सड़क पर ही काम शुरू हो सका। सबसे ज्यादा मुश्किल बाजार क्षेत्र में है। संजय और इतवारी बाजार के बीच रोजाना 10,000 से ज्यादा लोग आना जाना करते हैं। गोल बाजार में प्रस्तावित पार्किंग स्थल नहीं बना। कब्रिस्तान से लगी जमीन को पार्किंग के लिए तय किया, लेकिन यहां अब भी अवैध कब्जा है। सिटी कोतवाली और पुराना बस स्टैंड पर अब भी सड़कों पर कारोबार फैला है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम के हालात बनते हैं। हैरानी की बात यह कि शहर में बढ़ती बसाहट और आबादी के बाद भी ना तो नेता मास्टर प्लान पर काम तेजी से शुरू करने की पहल करते हैं, ना अधिकारियों को कोई दिलचस्पी इसमें है। तो एक एक करके जो हमारा निर्धारित है मास्टर प्लान में रोड, उसके लिए कार्य चल रहा है। और अभी जैसे शहर जैसे लगभग अभी 1.5 लाख से 2 लाख का पॉपुलेशन है, उसके अनुसार से जो जहाँ जहाँ आवश्यकता हमको महसूस हो रही है उनका हम स्टेज बाय स्टेज प्लानिंग करके रोड चौड़ीकरण का कार्य है वो प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट अरपा के संरक्षण और संवर्धन के तहत अरपा रिवर फ्रंट की योजना सरकारी ढर्रे का शिकार होती नजर आ रही। बेदखली कार्रवाई के 6 महीने बाद भी इस पर काम शुरू नहीं हो पाया। दरअसल अरपा के संरक्षण संवर्धन के तहत बिलासपुर में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का प्लान बनाया गया, जिसके तहत इंदिरा सेतु से शनिचरी पचरी घाट तक अरपा नदी के दोनों किनारों पर 4 लेन सड़क का निर्माण और सौंदर्यीकरण किया जाना है। इसके लिए बीते दिनों नदी किनारे सालों से काबिज सैकड़ों परिवारों को विस्थापित भी किया गया। तब से दावा था कि बरसात खत्म होते ही सड़क निर्माण शुरू होगा। योजना का जल्द क्रियान्वयन हो, इसके लिए खुद तत्कालीन मुख्य सचिव आरपी मंडल ने योजना को स्मार्ट सिटी में शामिल करते हुए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए, लेकिन इसके 6 महीने बीत गए, अब तक योजना पर काम शुरू हो नहीं पाया। टेंडर के फेर में काम अटका पड़ा है। अधिकारियों की माने तो ठेकेदार एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं, जिसके कारण 2 मरतबा टेंडर बुलाने के बावजूद टेंडर फाइनल नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार मामले को हाई कोर्ट ले गए और इधर योजना की लेट लतीफी पर विपक्ष को भी सवाल खड़े करने का मौका मिल गया है। पूर्व महापौर किशोर राय का ये कहना है कि जिस तेजी से लोगों को बेदखल किया गया उस तेजी से काम होना था, लेकिन अब तक निगम इसमें फेल साबित हुआ है। इधर महापौर का ये कहना है कि जल्दी टेंडर विवाद का निपटारा कर काम शुरू किया जाएगा। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि सरकार को वहाँ के गरीबों के आशियाने तोड़ने की ज़्यादा हड़बड़ी थी बनिस्बत संवारने की, और आज लगभग 4 माह से ज़्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। इनके टेंडर तक नहीं लगे, तिल मात्र भी काम नहीं हुआ है। यह सरकार की घोर लापरवाही है। टेंडर को खोलने में भी कोर्ट में याचिका दायर हो गया है, जिसका पेशी 6 तारीख को है। अगर कोर्ट के 6 तारीख को डिसीजन होता है, उस स्थिति में हम 7 तारीख को टेंडर को खोल करके कार्य का प्रारंभ करेंगे। जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए कॉन्ट्रैक्टर, उनके द्वारा हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई गई है। माननीय हाई कोर्ट के द्वारा इसमें अभी प्रोसीडिंग पे रोक लगाया गया है। 6 जनवरी को इसकी फिर से सुनवाई होनी है, तो जो भी माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड कक्षाओं की स्थायी मेरिट लिस्ट जारी कर दी। जारी हुई स्थायी सूची में 10 और नए नाम जुड़ गए। हाई स्कूल परीक्षा की मेरिट लिस्ट में 5, हायर सेकेंडरी परीक्षा में 5 नए विद्यार्थियों के नाम हैं। इसके साथ ही हाई स्कूल परीक्षा की मेरिट लिस्ट में छात्रों की संख्या 42 से बढ़कर 47, तो सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा में 16 की बजाय 21 टॉपर हो गए। खास बात यह कि आज जारी हुई सूची में पहले के किसी भी टॉपर का नाम हटा नहीं है। स्थायी मेरिट लिस्ट जारी करने से पहले पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के नतीजे आने का इंतजार किया जा रहा था। अब हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के नतीजे जारी हो चुके हैं। इसके बाद आज मंडल ने बोर्ड कक्षाओं की स्थायी मेरिट लिस्ट जारी की, जिसे छात्र मंडल की साइट पर जाकर देख सकते हैं। सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर सरकार ने फैसला कर लिया कि परीक्षाएं फिलहाल टाली जाएं। कोरोना महामारी के वर्तमान स्वरूप को देखते हुए परीक्षाएं फरवरी तक के लिए स्थगित हुई। इसकी घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की। परीक्षाओं पर लाइव वेबिनार के जरिए उन्होंने देश भर के शिक्षकों से बातचीत की।
शिक्षकों की ओर से परीक्षा पर पूछे गए अहम सवालों के जवाब दिए। आज सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान होना था, लेकिन अब फरवरी के बाद ही एग्जाम हो पाएंगे। फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।